देखो इसमें शुरू कर दिया। इसमें सबसे पहले तो आपका मैंने दिया सिलेबस, पाठ्यक्रम दिया है। ये पाठ्यक्रम है, पहले इसको समझ लीजिए। अब अपन यूनिट वाइज शुरू कर रहे हैं। कौन सा यूनिट वाइज? ध्यान दीजिए, एक बार आवाज पूरी देर में देख लो आवाज। तो सबसे पहले जो पहली यूनिट है अपनी, अब इसमें आपने टाइम टेबल देख ही रखा है कि आज पहली यूनिट किसकी आ गई, फर्स्ट पेपर की, और अगले पेपर में पहली यूनिट किसकी आएगी, सेकंड की। तो सेकंड फर्स्ट दोनों चलते रहेंगे। समझ गए क्या मेरी बात? पिछली बार आपको मॉडल दिया था, कौन सा मॉडल? तो मॉडल को तो लास्ट में और करवाएंगे, वो तो दो मॉडल करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बेसिक क्या है, तो मीनिंग हो गया, नेचर हो गया, स्कोप हो गया, सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट स्टेटस, प्रेजेंट मतलब वर्तमान तक के लिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन, मतलब कहने मतलब स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, पब्लिक एड मतलब स्वतंत्र विषय के रूप में उसका विकास, ठीक है। पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे एनपीए है, एनपीएम है, पब्लिक चॉइस थ्योरी है, पब्लिक चॉइस थ्योरी, गुड गवर्नेंस है, और बाद में ग्लोबलाइजेशन और उसका इम्पैक्ट है, और ये पोस्ट मॉडर्नाइजेशन है। कौन सा? पोस्ट मॉडर्नाइजेशन। पोस्ट मॉडर्नाइजेशन का मतलब वर्तमान में जो मिनोब्रुक थर्ड वगैरह आ रहे हैं, ये कौन सा हो गया? पोस्ट मॉडर्नाइजेशन हो गया। समझ गए? तो ये करंट तक का लेना है इसमें, समझ गए? तो इस प्रकार से अपन ने सिलेबस को उठाया है, और अब आप देखिएगा, शुरू करें। अब हमने जो क्वेश्चन लिए आपके सारे के सारे उसी प्रकार से लिए सारे, समझ गए? सुशासन यानी गुड गवर्नेंस शब्द का प्रयोग विश्व बैंक ने पहली बार मतलब विश्व बैंक ने गुड गवर्नेंस का, उठा ले, गुड गवर्नेंस का पहली बार प्रयोग विश्व बैंक ने कब किया है? तो विश्व बैंक ने गुड गवर्नेंस का पहली बार प्रयोग, ध्यान दीजिएगा भाई, अब थोड़ा जल्दी कर लीजिए। तो गुड गवर्नेंस का प्रयोग पहली बार उन्होंने 1989 में किया, 89 में गुड गवर्नेंस का पहली बार प्रयोग किया इन्होंने, ठीक है। तो ये आपका है। अब बात आती है गुड गवर्नेंस की क्या है, समझ गए? तो अभी बात करेंगे, दूसरा क्वेश्चन भी उसी का, तीसरा क्वेश्चन भी उसी का, पहले उनका तीनों क्वेश्चन को डिस्कस करें। तो पहला गुड गवर्नेंस शब्द कब आया? 1989। अब आ रहा, विश्व बैंक ने 1992 में गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट नामक दस्तावेज पेश किया। गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, उसमें उसने कौन सा सुशासन का पहलू चिन्हित है, मतलब कौन कौन सी बातों को उन्होंने चिन्हित किया, ध्यान से समझिए। तो राजनीतिक सत्ता का प्रारूप कैसा है? राजनीतिक सत्ता का प्रारूप कैसा है? एक तो सत्ता का प्रारूप ऑटो राजतंत्र वाला हो सकता है, और एक डेमोक्रेसी हो सकती है। भैया तो राजतंत्र है या कौन सा है? डेमोक्रेसी। दूसरा, कार्य निष्पादन में सरकार की क्षमता कैसी है, यानी कार्य निष्पादन, गवर्नमेंट एबिलिटी और परफॉर्मेंस, यानी कार्य निष्पादन यानी वो परफॉर्मेंस कैसी दे रहा है, गवर्नमेंट परफॉर्मेंस कैसी दे रही है। और तीसरी, देश के सामाजिक आर्थिक संसाधनों के प्रबंधन में सत्ता का क्या प्रयोग है, मतलब देश का सोशल इकोनॉमी जो स्ट्रक्चर है उसका मैनेजमेंट वो कैसे कर रहा है, समझ गए? इन तीनों चीजों पर इन्होंने बल दिया। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देख सकते हैं। पहला पॉइंट है कि भाई एक तो लोकतांत्रिक गवर्नमेंट होती है, लोकतांत्रिक मतलब कौन सी होगी? डेमोक्रेटिक। और एक होती है राजतंत्रात्मक, कौन सी? राजतंत्रात्मक, यानी कौन सी होगी? जो राजा महाराजाओं का राज था वो होगी, समझ गए? अब ये मैं कह रहा कि जहां पे लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक यानी जनता का शासन है, वो ज्यादा गवर्नेंस, वहां पर गुड गवर्नेंस है। और जहां पर राजतंत्र है वहां पर गवर्नेंस क्या है? कम है। यानी ऐसे भी कह सकते हो, ऑटोक्रेटिक भी बोल सकते हो भाई। ऑटोक्रेटिक है ना, एक ही व्यक्ति की सत्ता, वो ऑटोक्रेटिक है। ऑटोक्रेटिक में गवर्नेंस क्या है? कम। और डेमोक्रेटिक में गवर्नेंस क्या है? ज्यादा, मतलब गुड गवर्नेंस क्या है? ज्यादा, समझ गए? अब इसमें जैसे बोले राम राज्य कहा गया इसको, कौन सा? राम राज्य। तो राम राज्य मतलब राम का राज्य। तो राम का राज्य क्यों कहा गया इसको? कि भाई राम ने कहा कि यहां पे डेमोक्रेटिक है, कौन सा? डेमोक्रेटिक। राम ने मतलब धोबी की बात मानी, धोबी की बात, अपनी जनता की बात मान करके जनता की बात को पहले महत्व दिया। भाई डेमोक्रेसी थी, वहां पे जनता की बात को महत्व दिया, और सीता को वनवास दे दिया। मतलब क्यों? तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों थे? राम राज्य क्यों था? कि जनता सर्वोपरि थी उनके, जबकि राम को सब पता था, लेकिन जनता ही क्या माना गया? सर्वोपरि। आगे देखिए, निष्पादन क्षमता में सरकार की क्षमता, मतलब
जो बेटर लैंड ऑर्डर में कैसा हो रहा है, लैंड ऑर्डर कैसा है, किसी भी गवर्नमेंट को देखते हैं तो सबसे पहले उसका लैंड ऑर्डर देखते हैं, लैंड ऑर्डर के बाद उसके डेवलपमेंट कार्य कैसे हैं, लेकिन विशेषतः लैंड ऑर्डर को देखा जाता है। जिस गवर्नमेंट में लैंड ऑर्डर और रूल ऑफ लॉ प्रॉपर नहीं है ना, वो गवर्नमेंट गुड गवर्नेंस नहीं है। रूल ऑफ लॉ कौन सा गया, विधि का शासन, और लैंड ऑर्डर हो गया, लैंड ऑर्डर बेस्ट है तो ही वो विधि का गुड गवर्नेंस है। सामाजिक आर्थिक संसाधन है, यानी सामाजिक आर्थिक संसाधन हमारा सोशल इकोनॉमी स्ट्रक्चर है, उसको आप कैसे यूज कर रहे हो, समानता के साथ कर रहे हो या असमानता ज्यादा है, तो वो गवर्नेंस नहीं है। अब आज के परिप्रेक्ष्य में जैसे गवर्नमेंट में ना असमानता बहुत देखने को मिल रही है, तो वो गवर्नेंस का क्या नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि सबके साथ समानता होनी चाहिए। तो ये टोटल आपकी बातें इन्होंने बताई। अगली बात तीसरी बात है कि उसने राजा राज्य का सेवक है, राजा राज्य का क्या है, सेवक है। सुनना, राजा राज्य का सेवक है, ध्यान दीजिएगा। लोगों की प्रसन्नता में ही शासक की प्रसन्नता है। यह उक्ति किसकी है, कौटिल्य की, बिल्कुल क्लियर है, कौटिल्य की उक्ति है ये। अब कौटिल्य ने कहा राजा राज्य का सेवक है, वो हर टाइम मतलब उसने कहा कि वो हर वक्त जनता के बारे में सोचना चाहिए, उसका पर्सनल कोई जीवन नहीं है, पर्सनल उसका कोई जीवन नहीं है, वो राजा का ही, जनता का ही क्या है, सेवक है, जनता के बारे में सोचे, वो ही क्या होता है, राजा होता है, वो ही गुड गवर्नेंस होता है। समझ गए क्या, प्रजा ही उसके लिए सब कुछ है। अब आगे आप आते हो मुगल प्रशासन में, कौन से में, मुगल। तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में बाबर ने कहा कि बाबर कह रहा कि भाई राजा के लिए प्रजा ही सब कुछ है, राजा जो शासन होता है वो तो बेड़ियां होती है, मतलब वो स्वयं के लिए नहीं जीकर प्रजा के लिए जीता है। तो ये सब कौन से हैं, गुड गवर्नेंस के पार्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका तीनों शब्द दिया है। अब एक बार बता देता हूँ नॉर्मली वे में गुड गवर्नेंस है। सबसे पहले 1989 में तो ये शब्द आया, 92 में इन्होंने वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट दी, समझ गए। प्राचीन काल में हमारा राम राज्य था ही, राम राज्य, राम का राज्य। इधर आपका कौटिल्य, कौटिल्य का मौर्य प्रशासन, कौन सा, मौर्य, मुगल प्रशासन, मुगल प्रशासन, समझ गए क्या। इनमें आपका राम राज्य देखने को मिलता है। मौर्य प्रशासन का मैंने बता दिया। मुगलों में आपका साफ साफ अकबर है ना, अकबर का राज कौन सा था, गवर्नेंस था, गुड गवर्नेंस था, क्योंकि अकबर ने प्रजा को ही सर्वेसर्वा माना। प्रजा को कैसे सर्वेसर्वा माना कि प्रजा के बारे में कहा कि कोई तो धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है जनता के। जैसे उसने मान लो जोधा से शादी की, तो जोधा से शादी करी तो जोधा के विचारों को उसने ऐसा कैसा स्थापित कर लिया कि मेरी बात तेरे पर थोपी नहीं जाएगी, जो तू चाहेगी वही होगा। समझ गए क्या मेरी बात को। तुम्हारा न कोई धर्म चेंज करने की जरूरत है, न तुम्हारा पूजा करने का तरीका चेंज करने की जरूरत है। यहां पर भी उन्होंने जनता पे भी राज किया, तो कोई का पूजा मंदिर वगैरह उनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने सर्वधर्मवादी महत्वपूर्ण बल दिया। समझ गए क्या मेरी बात को। अब आधुनिक शब्द कौन लेके आया, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक कब लेके आया, 1989, 92 में इन्होंने रिपोर्ट दी। इसमें मेन रिपोर्ट ये है, ध्यान दीजिएगा, उससे आपका पूरा मापदंड हो जाएगा। पहली बात है शासन का स्वरूप, शासन का स्वरूप। तो शासन आपका कौन सा, सैनिक शासन है, सुन लो, सैनिक शासन है, राजतंत्र है। शासन के स्वरूप तीन होते हैं। पहला कौन सा होता है, लोकतांत्रिक शासन। दूसरा कौन सा होता है, राजनीतिक शासन, राजतंत्रात्मक शासन। और तीसरा होता है सैनिक शासन। कौन सा, सैनिक, भाई मार्शल लॉ वगैरह होती है, ठीक है। तो ये कहता है कि भाई अब सैनिक शासन जहां पर है वो गुड गवर्नेंस नहीं है, और राजतंत्र भी क्या है, नहीं है। तो बेसिकली क्या आंसर, गुड गवर्नेंस में लोकतांत्रिक। दूसरा मतलब वो कहता है जहां भी गुड गवर्नेंस माना जाएगा वहां पर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ, विधि सर्वोच्च है, विधि सर्वोच्च है, विधि के समक्ष सभी लोग क्या है, समान है, और विधि का अंतिम स्रोत कौन है, जनता। समझ गए, लॉ, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ के बाद तीसरी बात वो और कहता है, बोलो क्या कहता है, तीसरी बात कहता है लैंड ऑर्डर वहां का क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। लैंड ऑर्डर क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। लैंड ऑर्डर मजबूत होगा तो ही वो राम राज्य माना जाएगा। आ गया। चौथी बात आपका क्या होना चाहिए, बोलो। चौथी बात वहां पर आपका कौन सा, राजकोषीय प्रबंधन होना चाहिए, राजकोषीय प्रबंधन। सुन लो, कौटिल्य क्या कहता है, जिस राजा का राजकोष खत्म हो गया उसका पतन क्या है, सुनिश्चित है।
समझ गए। राजकोष का प्रबंधन, तो हमारे गवर्नमेंट में भी क्या है, राजकोषीय घाटा कम से कम होना चाहिए, क्योंकि वो राजकोषीय घाटा जो है फिस्कल डेफिसिट है, वो आगे जाके क्या आपको बर्बाद कर देगा, समझ गए। और चौथी बात है वित्तीय समावेशन होना चाहिए। कौन सा? वित्तीय समावेशन, जो आपके पिछली बार भी क्वेश्चन आया, वित्तीय समावेशन होना चाहिए, समझ गए क्या। और जो पांचवी छठी बात लास्ट है वो है आपका पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट। कौन सा? ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, जवाबदेह और संवेदनशील, सेंसिटिव शासन होना चाहिए। ये तीनों शब्द ले लो, अब सब कुछ आ गया इसमें। पारदर्शी में कौन सा आ गया? पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंट हो गया, ट्रांसपेरेंट में राइट टू इंफॉर्मेशन, सिटीजन चार्टर। और कौन सा? अकाउंटेबल, अकाउंटेबल जो है उसमें आपका कौन सा होगा? लोक सेवा गारंटी, जन सुनवाई, ये सब हो गया, समझ गए क्या। और संवेदनशील शासन में जनता की भावनाओं के अनुकूल शासन, भ्रष्टाचार मुक्त शासन। कौन सा? भ्रष्टाचार मुक्त शासन, जीरो टॉलरेंस हो गई करप्शन की नीति। और साथ में आपका कोई भूखा न सोए, कोई आवास के बिना न रहे, सब चीजें उसमें सब आ गया इसमें। ये होता है गुड गवर्नेंस के पॉइंट है ये सारे, समझ गए। अब किसी भी, अब सुनो, हर चीज में एक तो थ्योरी होती है, अब उसका प्रैक्टिकल होता है। तो आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हो कि भारत में सुशासन के परिप्रेक्ष में क्या क्या चीज चल रही है। तो सुशासन के परिप्रेक्ष में तो अगला क्वेश्चन अपने आप ही आपका आ जाएगा, देखेगा। अब आइए राजस्थान में सुशासन के प्रयास, सुशासन के प्रयास बोलो। अब राजस्थान में सुशासन के प्रयास में सूचना पोर्टल है, सूचना पोर्टल, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट हो गया। दूसरा नंबर संपर्क पोर्टल है, मतलब कौन सा? ग्रीवेंसेस, शिकायतें हैं उनका समय पर क्या हो गया? निदान। और सेवा प्रदाता, सेवा प्रदाता, सेवा सर्विस प्रोवाइडर, भाई सरकार की भूमिका कौन सी होनी चाहिए? सेवा प्रदाता, सर्विस डिलीवरी बेटर होनी चाहिए, समझ गए क्या। तो सेवा प्रदाता, तो उपयुक्त क्या आ गया? सभी। ये लो, अब वो पॉइंट आपको मैंने तीनों बताए हैं, सुन लो, तीनों पॉइंट आपको मैंने बताए, वो तीनों पॉइंट इसमें प्रैक्टिकल आ जाएंगे। अब अगर आपकी थ्योरी मजबूत है ना, सुन लो, थ्योरी मजबूत है तो ऑटोमेटिक आपका प्रैक्टिकल भी क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। हो गया। अब तुम कह रहे ना, बहुत से स्टूडेंट मेरे को कह रहे करंट अफेयर बताओ उसमें, तो करंट अफेयर, ये करंट अफेयर ही है, पहले थ्योरी करो, बाद में उसका पूरा का पूरा क्या आ जाएगा? करंट। भाई दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कौन है? भारत है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका रूल ऑफ लॉ हमारे यहां पे लागू है, रूल ऑफ लॉ। तीसरा पॉइंट आपका कौन सा? लैंड ऑर्डर। कौन सा? लैंड ऑर्डर, समझ गए। चौथा पॉइंट आपका कौन सा गया? राजकोषीय प्रबंधन, समझ गए। तो राजकोषीय प्रबंधन में हमें विश्व बैंक भी इतला करती रही है कि सब्सिडी को बंद करो। अरे सब्सिडीज क्या करो? बंद। तो सब्सिडीज बंद करो, तो सब्सिडीज बंद करते तो ये सारी जो आपको बोलते हैं भाई रेवड़ियां बांटना वाला कंसेप्ट चल रहा है, वो सब खत्म हो जाएगा। चौथी बात आपका वित्तीय समावेशन, उचित व्यक्ति को उचित उसका लाभ मिले। और बाद में ट्रांसपेरेंट रही गवर्नमेंट होगी, तो सारा प्रैक्टिकल आ जाएगा। आप जैसे को करंट अफेयर करे हो, करंट ही तो है वो, आ गया। अब आया न, ये हो गए चारों बातें आपके गुड गवर्नेंस पे, समझ गए। अब गुड गवर्नेंस में ही जो शासन है ना, एक पॉइंट गुड गवर्नेंस में और होना चाहिए था, वो है ई गवर्नेंस। कौन सा? ई। अरे गुड गवर्नेंस में कौन सा हो गया? ई गवर्नेंस। आईएएस में क्वेश्चन आया हुआ है, ई गवर्नेंस इज गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस इज गुड गवर्नेंस। भाई ई गवर्नेंस इज गुड गवर्नेंस क्यों? अगर सूचना प्रौद्योगिकी से युक्त शासन रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है काम फास्ट होंगे, काम पर क्या होंगे? फास्ट होंगे, फास्ट होंगे। तो फास्ट काम होंगे तो जनता को क्या मिलेगा? फायदा। आपका इसके अंदर कौन सा आ जाएगा? बोलो 4F, बोलो फास्ट। एक चीज और है इसमें, फर्स्ट। नंबर 2 बोलो फोकस। नंबर 3 फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल। और नंबर 4 फ्रेंडली। एक और कॉन्सेप्ट है सिंपल, स्मार्ट, स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेशन। स्मार्ट का मतलब सिंपल, मोरल, मोरल और अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिबल और ट्रांसपेरेंट, ये कॉन्सेप्ट है। ये सब कॉन्सेप्ट तुम्हारे गुड गवर्नेंस के ही हैं। अब तुम पढ़ते हो ना, जो चीजों को पढ़ते हो, तो चीजों को पढ़ते हो तो स्टूडेंट का क्या वो रटता है, उसको रटने की आवश्यकता नहीं, सारे टॉपिक सब क्लियर है और सब प्रैक्टिकल हो जाएंगे। बोलो क्लियर है। अब पहला नंबर आपने बोला फास्ट,
टेक्नोलॉजी को अगर अपन यूज करेंगे तो काम क्या होंगे, फास्ट, गतिशील हो गए भाई। काम क्या हो गए, गतिशील। तो सारे के सारे टेक्नोलॉजी हो गई। आजकल कौन सा, इसको क्या बोलेंगे, बोलो, एम गवर्नेंस। एम गवर्नेंस, मोबाइल गवर्नेंस। कौन सा, मोबाइल, कि सारे के सारे मोबाइल है ना, मोबाइल शासन हो गया। सारे के सारे पोर्टल बना दिए गए, पोर्टल आपको दे दिए गए, तो सारी पोर्टल पे आपकी सरकार है। तो मोबाइल गवर्नेंस हो गया। तो मोबाइल गवर्नेंस हो गया तो सारी गवर्नमेंट आपकी मुट्ठी में आ गया। नंबर 2, बोलो कौन सा, फोकस। फोकस आपको टारगेट पे क्या रखना चाहिए, फोकस। टारगेट पर क्या रखना चाहिए, फोकस। मतलब जो काम करो, तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में क्या कहा है कि नीति की बजाय प्रबंधन पर बल दो, नीति की बजाय प्रबंधन पर बल दो, मैनेजमेंट अच्छा करो, तो फोकस हो गया। तीसरा नंबर है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि आपको मतलब फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जनता के अनुकूल चेंजेस करना चाहिए। जनता के अनुकूल क्या करना चाहिए, चेंजेस। जनता महत्वपूर्ण है, शासन महत्वपूर्ण नहीं है। इसीलिए न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की एक आलोचना हुई है कि ये फ्लेक्सिबल नहीं है। ब्यूरोक्रेसी की भी आलोचना क्या हुई है, फ्लेक्सिबल नहीं है। और ब्यूरोक्रेसी की ये तो है जो अपनी भूलों से भी शिक्षा ग्रहण नहीं करती, चेंजेबल नहीं है, समझ गए। और चौथी बात है फ्रेंडली। फ्रेंडली मतलब मित्रवत। आपका प्रशासन है ना, उसमें वो ब्यूरोक्रेसी वाला कंसेप्ट ना होकर के एज ए फ्रेंडली व्यवहार होना चाहिए। जनता के साथ वो संवेदनशील रहकर क्या करे, काम करे। समझ गए क्या मेरी बात को? तो ये सब चीज आ गई। इसलिए गांधी ने क्या कहा, पानी और कॉफी, गांधी ने क्या कहा, बोलिए। गांधी ने कहा हर अधिकारी के ऑफिस में गरीब की क्या होनी चाहिए, तस्वीर होनी चाहिए। गरीब की क्या होनी चाहिए, तस्वीर। तो वो ऑटोमेटिक हो गया, फ्रेंडली हो गया। समझ गए? ये सब चीज आएगी। सिंपल, सिंपल मतलब क्लिष्ट। अब जैसे अभी हाल ही में, अब बताओ, हाल ही में जो कानून चेंज किए हैं, हमारे 1861 का अधिनियम, पुलिस एक्ट है, हमारी आईपीसी है, सीआरपीसी है, अभी आई है ना नई न्याय संहिता, अरे न्यू जो आपका कोड ऑफ कंडक्ट आया है, जिसमें आपका सीआरपीसी है, आईपीसी है, एविडेंस एक्ट है, इन सब में चेंजेस किया है। तो वो चेंजेस किस परपेक्स में किया, सिंपल। आ गया समझ में मेरी बात? सिंपल है ना वो। अगली बात कौन सा, मोरल। मोरल मतलब नैतिक। नैतिक आपका प्रशासन क्या होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए। नैतिक, नैतिक का कंसेप्ट क्या है? जैसे अब की बार बजट में इन्होंने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया बजट में? बजट में कहा कि बहुत से अपने कैदी है, मतलब कैदी मतलब समझ गए, जो सजा याफ्ता है, उनकी न कोई जमानत भर पाने में वो सक्षम है। अरे जमानत तो राशि नहीं भर पा रहे, न उनका कोई वकील खड़ा है, और वो छोटे छोटे अपराध, छोटे छोटे मतलब ऑफेंस में जेल में पड़े हैं, और उनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। तो सरकार कह रही है कि हम उसकी सुनवाई करेंगे और उनको वहां से निकालेंगे। तो वो सब चीज कौन सी होगी, मोरल होगी। कौन सी होगी, मोरल, नैतिकता। और अकाउंटेबल हो ही गया। अकाउंटेबल, अकाउंटेबल कौन सा, लोक सेवा गारंटी, लोक जन सुनवाई, सोशल ऑडिट, ये सब क्या है ये। और रेस्पॉन्सिबल है ही, और ट्रांसपेरेंट है ही। अब तुमसे कितना ही पढ़ लो, अब लो स्टूडेंट मेरे को कह रहे हैं साहब करंट बताओ, तो करंट ही करंट है इसमें। तो करंट है, तुम्हारे व्यूज है ना, तुम्हारे कंसेप्चुअल अच्छे होने चाहिए, समझ गए? तो ये उसी पॉइंट में सारा का सारा आ जाएगा। इसमें देखो, उसी गुड गवर्नेंस में एक तो पॉइंट लाओगे, कौन सा, सॉरी, गुड गवर्नेंस में ई गवर्नेंस लियो, मोबाइल गवर्नेंस लियो, और इधर 4F लियो, इधर कौन सा, स्मार्ट लियो, ये सब आ जाएंगे। हो गया। अगली बात, अब आओ नवीन लोक प्रबंध। कौन सा, नवीन लोक प्रबंध। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट किस सिद्धांत पर आधारित है? एनपीएम। एनपीएम हो गया। एनपीएम किस सिद्धांत पर आधारित है? पहली बात तो आप ये बताओ, पेपर कैसा लगा आपको आज? है पेपर बहुत मेहनत से बनाया। मैंने आपको स्पष्ट बता दिया है कि तुम जो सोचते हो ना, कि मैंने आपको बताया 44 की 44 सीट लेंगे अपन, आप देख लेना। मैं इसको ऐसा जबरदस्त तैयार करवाएंगे कि आप सोच नहीं सकते सब चीजें। और इसको इतना बांट दिया है हमने, इतना बांट दिया का मतलब क्या है कि पाठ कर दिए ना इसके। कई स्टूडेंट तो करे पाठ वगैरह आ रही है, कोई नहीं। पाठ करने से एक एक तुम्हारा बाल बाल खुल जाएगा हर सब्जेक्ट का। अब देखिए, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दो सिद्धांतों पर आधारित है, लोकचयन और टेलरवाद पर। लोकचयन और कौन सा, टेलरवाद। पब्लिक चॉइस थ्योरी एंड टेलरवाद। लास्ट में इसकी समीक्षा करते हैं, समझ गए क्या? है कैसे नहीं, 2 और 3 है ना।
2 और 3 कूट। आइए, तो बोलो, पहली बात तो इसकी एनपीएम को आप पढ़ते हो तो आपको क्या दिखाई देता है? साफ साफ दिखाई देता है। कौन सा? कि एनपीएम को पढ़ते हो तो कहता है कि एनपीएम कुल मिला के टेलरवादी है। अरे एनपीएम क्या था? टेलरवादी है, क्योंकि टेलर वाली टेक्नोलॉजी पर ही उन्होंने बल दिया है, समझ गए? मैनेजमेंट पर, उन पर ही बल दिया है। और दूसरी बात है, ये लोक चयन विचारधारा पर आधारित है। कैसे? पब्लिक चॉइस थ्योरी, बहुविकल्प होने चाहिए। किसके सामने? जनता के सामने बहुत सारे क्या होने चाहिए? विकल्प। तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में भी विकल्प पर बल दिया है कि सरकार का अकेली का ठेका नहीं है, आपके जनता के सामने बहुत सारे क्या होंगे? विकल्प होंगे। तो प्रतिस्पर्धा रहेगी तो बेटर शासन आएगा। आ गया समझ में? मेरी बात क्लियर है? ये इसका कंसेप्ट है। देखिएगा आगे, अगला है छोटी और चुस्त सरकार, स्लिम एंड स्मार्ट गवर्नमेंट में 4D शामिल नहीं है। मतलब कौन सा? बोलो, 4D शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है? आइए बोलो। है डिसेंट्रलाइजेशन है, डेलीगेशन है, डीलरिंग है। डीलरिंग का मतलब क्या है? यहां पे उसने विस्तरीकरण लिख दिया इसको, है डिवोल्यूशन, स्थानांतरण। इसमें नहीं है, इसमें है, इसको नाम दिया डीकंस्ट्रक्शन। ये है, इसका आएगा डी, इसमें डी आएगा। और चौथा डी इन्होंने यूज किया है ना, सुन लो, वो ये किया है, देखो ये रहा डीकंस्ट्रक्शन। चौथा डी जो इन्होंने यूज किया है, वो कौन सा शब्द यूज किया है? डी, ऊपर लिख दिया मैंने इसलिए। डीकंस्ट्रक्ट कौन सा हो गया? डी कॉन्सेंट्रेशन। समझ गए क्या? डीकॉन्सेंट्रेशन। विसकेंद्रण, मतलब विसकेंद्र का मतलब एक ही जगह सत्ता केंद्रित नहीं रहेगी, एक ही जगह सत्ता केंद्रित नहीं रहेगी। इसको 2 बार शायद CON 2 बार आ गया इसमें। इसका मतलब है डीकॉन्सेंट्रेशन, डी कॉन्सेंट्रेशन। समझ गए क्या? तो ये विसंकेंद्रण है। तो एक तो ये तीनों शब्द एक ही टाइप के हैं, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को समझिए। विस्त्रीकरण तो है ना, स्त्रीकरण, विस्त्रीकरण हो गया। इसको यहां पर शब्द ना थोड़ा सा, ये है डीलरिंग। डीलरिंग का हिंदी क्या होता है? हाँ हाँ, नहीं, इन्होंने जो शब्द यूज किया है ना, वो हस्तांतरण नहीं किया है, मतलब इनका शब्द नहीं है वो। 4D में इन्होंने यही चारों शब्द लिए हैं। कौन कौन सा? हाँ, मैं बताऊं, डिसेंट्रलाइजेशन, डी शब्द नहीं है क्या? डी, डी शब्द पे उन्होंने ये शब्द नहीं लिया, डिवोल्यूशन, ये नहीं लिया। कहने का तात्पर्य ये है, समझ गए क्या? वो शब्द तो आपका सही है, मैं ये नहीं कह रहा, वो शब्द तो क्या है? सही। अगर वैसे देता ना तो स्लिम गवर्नमेंट में आ जाता वो, लेकिन इन्होंने 4D में जो शामिल किया है विचारक ने, वो इसमें शामिल नहीं किया। जैसे बहुत से शब्द होता है, समानांतर शब्द होते हैं, तो ये। अब पहली बात है, ये क्या कर रहा है? विसकेंद्रण। कौन सा? विसकेंद्रण। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो विसकेंद्रण जो शब्द है कि भाई सत्ता एक जगह केंद्रित नहीं रहेगी, दूसरी सत्ता को आपको विकेंद्रीकृत करना पड़ेगा। तीसरी नंबर है कामों को बांटना पड़ेगा, समझ गए? और कामों को आपको क्या करना पड़ेगा? स्थानांतरित करना पड़ेगा। यहाँ पे शब्द है स्थानांतरित, ये आपका स्थान। समझ गए क्या मेरी बात को? डीलरिंग, डीलरिंग, डीलरिंग शब्द ये हिंदी का अर्थ सही नहीं है, ये एक्चुअली अंग्रेजी का ही अर्थ सही है, ये बोलता है। तो ये 4 शब्द बोले। अब आया लोक प्रशासन एवं प्रबंधन पर आधारित, CAPM, CAPM, लोक प्रशासन और प्रबंधन पर आधारित। बोलिए, अच्छा सुनिए, अब वो कौन सा? स्लिम गवर्नमेंट एंड स्मार्ट गवर्नमेंट, ये भी आप किस में शामिल कर सकते हो? बोलो, उसी में शामिल कर सकते हो। कौन से में? गुड गवर्नेंस में। किस में शामिल हो जाएगा? गुड गवर्नेंस में। अब आओ, लोक प्रशासन और प्रबंधन पर आधारित CAPAM, कॉमनवेल्थ एसोसिएशन फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, है ना? CM हो गया। 1994 में इसका सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? CAPAM, बिल्कुल, शर्लोट शहर, कनाडा। शर्लोट शहर, कनाडा, समझ गए? अब ये शर्लोट शहर, कनाडा जो किया गया, इसके आधार पे आपका बाद में NPM आया। कौन सा? NPM। ये सारी की सारी, अच्छा, NPM की भूमिका क्या क्या है? ध्यान दीजिएगा। NPM की भूमिका, पहले की भूमिका क्या है? देखिएगा, पहले की भूमिका एक तो लोक चयन आ चुका था,
आ चुका था। एक आपका कौन सा आलोचनात्मक संगठन आ चुका था, आलोचनात्मक संगठन आ चुका था हेबरमास का, समझ गए क्या। और एक बाद में उस समय आपको क्या हो चुका था बोलो, रूस का विघटन हो चुका था। और एक आपका कौन सा टेक्नोलॉजी इंटरनेट आ चुका था, तो कौन सा वैश्वीकरण, कौन सा वैश्वीकरण हो चुका था, समझ गए क्या। ये सब पृष्ठभूमि उसके लिए बनती है, समझ गए। ये पृष्ठभूमि बनती है तो वो ओसबर्न गेबलर की तो क्या ही किताब आई रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट, समझ गए। और उस समय अमेरिका का उपराष्ट्रपति था जिसका नाम क्या था, उपराष्ट्रपति का मैंने दिया अलगोर की रिपोर्ट आई, अलगोर की क्या आई रिपोर्ट, समझ गए क्या। तो अलगोर की रिपोर्ट आई, उसके बाद में CAPM क्या हुआ, सम्मेलन हुआ, समझ गए। ये कहां पर हुआ, सरलोट में। इन सब का रिजल्ट निकल करके क्या है, NPM। अब ये किताबों में क्या है, तुम लोग पढ़ रहे हो, इन्होंने क्या होता है कि टीचर है ना, ये हर कुछ किताबों में ऐसे, हमारी किताबों में जो आर्ट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे लिख रखे हैं लाइन टू लाइन, वो कभी भी नहीं होता है। उनको चार्ट बनाकर पेश करो ना तो बहुत सही समझ में आएगा। तो पहला नंबर कौन सा, लोकचयन, कौन सी, पब्लिक चॉइस थ्योरी जो विंसेंट ओस्ट्रम की थी, वो तो ये कहती है कि साहब जनता के सामने चॉइस होनी चाहिए, पहले प्रश्न। जो इससे पहले क्या था, समाजवाद में चॉइस नहीं थी, सोशलिज्म में क्या नहीं थी, चॉइस। अरे सोशलिज्म में क्या नहीं थी, चॉइस नहीं थी, चॉइस नहीं थी, वहां पे तो सरकार ही काम कर रही थी, समझ गए। तो सरकार की मोनोपोली हो गई, नंबर 1, एक बात। नंबर 2 दूसरा कौन सा, आलोचनात्मक संगठन। अब सरकार की मोनोपोली हुई तो नौकरशाही क्या होगी, हावी होगी, नौकरशाही क्या होगी, हावी। अब नौकरशाही हावी होगी तो उसके विरोध में आलोचनात्मक संगठन आया कि नौकरशाही की आलोचना यह की जाती है, नौकरशाही गलत नहीं है लेकिन उसका लोक कल्याणकारी मॉडल होना चाहिए। वो हेबरमास लेके आया, समझ गए। और इतने में क्या हो गया, रूस का क्या हो गया, विघटन हो गया। तो रूस का विघटन हो गया तो रूस का तो समाजवाद अपने आप में क्या हो गया, फेल हो गया। समाजवाद फेल हो गया, समाजवाद फेल हो गया तो नौकरशाही पे लोग चढ़ गए। तो फिर अलगोर ने रिपोर्ट पेश कर दी। अलगोर की रिपोर्ट के आधार पर वैश्वीकरण आ चुका। अरे कौन आ चुका, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण को अमेरिका में नव उदारवाद आ गया तो वैश्वीकरण आ चुका। तो इन सब का जो निचोड़ आया वो NPM है। आ गया क्या समझ में। तो ये टोटल आपकी बात है। तो ये कंसेप्ट आ गया। अलगोर, ये आ गया अलगोर 1993 का संबंध है, बोलो। तो अलगोर 1993 का संबंध नवीन लोक प्रबंध, ये आ गया क्या। अब ये अलगोर अमेरिका का उपराष्ट्रपति था उस समय, अमेरिका का क्या था, उपराष्ट्रपति। उसकी रिपोर्ट पर यह काम हुआ। आगे तुम खुद महसूस करोगे पढ़ने का खाली क्या है। हमने तो देखो, मैं तो खुद प्राइवेट स्टूडेंट रहा हूं। पढ़ने का खाली एक तरीका है जिससे तुम सारे सब्जेक्ट को आराम से निचोड़ कर सकते हो उन्हीं में। अब हम क्या है कि भाई खाली क्या है, ओसबर्न गेबलर की 10 वो बातें रट ली, वो तो है ही, वो तो सब आ गया इसमें। अब आइए, अब अलगोर रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आए, अब आप बात समझो, अब बात को समझो। अब कोई इसको क्रिस्टोफर वुड्स इसको NPM बता रहा है, ओसबर्न गेबलर इसको उद्यमीय सरकार एंटरप्राइजेज गवर्नमेंट बता रहा है, कोई इसको कौन सा प्रबंधनवाद बता रहा है, कौन सा प्रबंधनवाद, तो सब नाम दे दिए अलग अलग, समझ गए। कोई इसको उद्यमितावाद बता रहा है, कोई अलग अलग बता रहे हैं। तो बोलो क्रिस्टोफर वुड्स ने अपनी कृति कौन सी, पब्लिक मैनेजमेंट ऑफ ऑल सीजन में NPM का कौन सा घटक नहीं है, बोलो कौन सा घटक नहीं है। यार क्वेश्चन गलत हो गया शायद, क्वेश्चन गलत है क्वेश्चन, इसमें है आएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सही करें, है आएगा, है कौन सा घटक नहीं है, नहीं है आएगा, है बिल्कुल क्लियर। ये लो है आएगा, एक आध क्वेश्चन में हो जाता है, देखो है बिल्कुल क्लियर है। अब है के अंदर आप बोलो तो 1 2 3 4 5 चारों बातें। पहला प्रश्न बोलो, बिल्कुल छटाई तो गए ना भी कि नौकरशाही का छटनी तो हो ही रही है। अब आओ प्रबंध की स्वायत्ता, कौन सा, प्रबंध की स्वायत्ता। प्रबंध की स्वायत्ता का मतलब समझ गए, ऑटोनॉमी, कि प्रबंधन को ऑटोनॉमी दो, ये तो बिल्कुल क्लियर है।
और प्रबंध के मतलब मैनेजमेंट को ऑटोनॉमी दो, उनको आधार पर काम करने दो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मोदी जी आए, फॉर एग्जांपल अब व्यवहारिकता में लाओ, तो मोदी जी यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह में आए, तो शपथ ग्रहण समारोह में जो मैसेज देके गए वो ये देके गए कि देखो गवर्नमेंट आई है अपनी, आप लोग अपना काम करो, जनता की सेवा करो और फील्ड में जाओ। तुम्हारे ये ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है इसमें कोई लेना देना नहीं है, और तुम सोचते हो रोजाना आरएसओ का ट्रांसफर करेंगे, आईएसओ का ट्रांसफर करेंगे, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। ये अपने हिसाब से काम करेंगे, और ये कोई भी गवर्नमेंट के नहीं होते, ये सबकी गवर्नमेंट के होते हैं। ये इनको खुला छोड़ दो और तुम्हारा काम फील्ड में जाओ और वहां पर करो, रोजाना ट्रांसफर की बात मत करना। ये क्या है प्रबंध की स्वायत्ता, समझ गए क्या मेरी बात को? अब वो कितना फॉलो होता है वो एक अलग बात है, बल्कि एक्चुअली कॉन्सेप्ट कौन सा, वो मैसेज कौन सा था, यही था कि मैनेजमेंट को बिल्कुल क्या करो, ऑटोनॉमी। और इसी कंसेप्ट में मोदी जी जो अपने मतलब भाई, हाँ है नहीं उसको वो इस पे आ गया, लेटरल ब्यूरोक्रेसी भी यही है, लेटरल नौकरशाही। इसीलिए तो वो अपना बेटर काम करने के लिए कौन सी नौकरशाही लाए हैं, लेटरल। भाई ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के जो पद है, ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के जो पद है वो ऊपर पीएमओ में और सेक्रेटरीट में क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे। अब वो कोई राजनेता की बात नहीं मानेंगे, वो वही काम करेंगे जो बेटर है। तो लेटरल आ गया समझ में? अब इससे आपका ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा कि ये आप कर रहे हो ना, तो ऑटोमेटिक छटाई किसकी होगी, जो ब्यूरोक्रेसी थी उसकी, संगठनों की छटाई होगी कि जहां जहां भाई दूसरे पदों को क्या करो, शिफ्ट करो, उनको स्थायी वालों को क्या करो, हटाओ। अगली बात, परिणामों पर जोर, रिजल्ट ओरिएंटेड, हमें तो रिजल्ट चाहिए। अब जैसे इनको अधिकारियों को साफ साफ छूट दे दी कि तू जाने तेरा काम जाने, कुछ भी कर, हम तेरे को हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हमें तो रिजल्ट चाहिए। परिणामों पर जोर, प्रतिस्पर्धा होगी होगी, कंपटीशन जरूरी है, और निजी क्षेत्र की शैली में प्रबंधन होना चाहिए। निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर की तरह इसका प्रबंधन होना चाहिए। निजी क्षेत्र की शैली में क्या होना चाहिए, प्रबंधन। बोलो क्लियर है क्या? सब कुछ आ चुका है इसमें। अब तुम है ना, अगर व्यवहारिकता को जोड़ के पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चन कर दोगे। ये लो हो गया भाई, इसमें ये क्वेश्चन आपका हो गया। आगे देखिए अगला, निम्न में से कौन सा सुमेलित कीजिए। अब वो चार नाम आपको बताए थे, एक तो बाजार आधारित लोक प्रशासन है, एक प्रबंधनवाद है, एक उत्तर नौकरशाही है, एक उद्यमी सरकार है। बोलो क्या? बोलिए क्या है इसका ऑप्शन? ए, बिल्कुल सीधा सीधा पढ़ा है, सारे एक है। बाजार आधारित लोक प्रशासन जियांग लेन और रोजन ब्लूम ने बोला है। अब सबको ना, तुम चाहो तो बता रहा हूं, अब बहुत बढ़िया मौका आपके पास आज। अब आप पढ़ के आए आप, बिल्कुल अब घर पे जाकर इसको और पढ़ो, और इसके जो नोट्स बना लो, चाहे तुम नोट्स बना लो, तो तुम्हारी पहली यूनिट एकदम समाप्त हो गई। और तुम्हारे जो 20 किताब पढ़ रहे हो ना, तो भी ये भारी पड़ेगी। पहले आपने मेरा पढ़ा वर्ल्ड बैंक का, वो सारा राम राज्य पढ़ा, राम राज्य के पॉइंट आपको बताई दिए, कौन से गुड गवर्नेंस के, बाद में एनपीएम वाले पॉइंट बताई दिए, एनपीएम के सारे प्रारूप बता दिए, फिर उसकी पूरी की पूरी परिभाषाएं, उनको जोड़ करके नोट्स बन गए आपके। और 20 किताब तुम्हारी एक तरफ, तुम एक तरफ। अब वो आज में पहली यूनिट क्या हो जाएगी, निपट जाएगी, अगर सही स्टूडेंट है तो। आ गया? तो यह हो गया बाजार आधारित लोक प्रशासन, मार्केट ओरिएंटेड लोक प्रशासन जियांग लेन और रोजन ब्लूम का है। प्रबंधनवाद क्रिस्टोफर पालित का है। उत्तर नौकरशाही बार्जले का है। कौन सा? बार्जले का। उद्यमी सरकार, समझ गए क्या? उसको देते थे, इंटरप्राइजेज गवर्नमेंट है, वो आपका ओस्बर्न गेबलर का है। किसका? गेबलर का। और इसी के साथ क्रिस्टोफर हुड का एनपीएम है। अरे क्रिस्टोफर हुड का कौन सा हो गया? एनपीएम। तो पांचों नाम हो गए। अब आपको स्पष्ट शब्दों में आ गया, सुन लो स्पष्ट शब्दों में क्या आया भैया। पहली बात तो इसमें यह आ गई कि एनपीएम जो था वो कैसे आया, तो मैंने सारे के सारे पॉइंट बता दिए। बाद में एनपीएम में क्या क्या है वो आ गया, और ये एनपीएम के रूप आ गए। बोलो क्लियर है? आगे समझिए। अगला है लोक सेवा उपागम के संबंध में सही नहीं है। बोलो, ये लोक सेवा उपागम आ रहा है, लोक सेवा उपागम। अब सुनिएगा, जो हमारा विकास का चरण है,
पहला चरण विकास का जो डिसिप्लिन डेवलपमेंट है, वो पहला चरण तो आपका कौन सा हो गया? लोक प्रशासन राजनीति से अलग हो गया, राजनीति प्रशासन द्विभाजन, ठीक है। दूसरे में वो स्टेबल हो गया, ठीक है। तीसरे में वो ध्वंस हो गया, चौथे में वो संकट में आ गया। संकट में आया ना, तब नई नई चीजें आई डेवलप होकर के। उसी में आपका कौन सा आया? नंबर 1 लोक चयन विचारधारा, पब्लिक चॉइस थ्योरी आई। उसी में ऑर्गेनाइजेशनल क्रिटिसिज्म आया, समझ गए। उसी में आपका पब्लिक सर्विस थ्योरी आई। उसी में तुम्हारा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आया। उसी में तुम्हारा कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन आया। उसी में तुम्हारा डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आया। ये लो सारे वही तो है। ये बाद में नया प्रशासन आया और वो अगला चरण कौन सा आ गया? उन सब का रिकंस्ट्रक्ट हो गया और रिकंस्ट्रक्ट न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आ गया। आ गया क्या समझ में? तो ये वो का वो है। तो ये कह रहा है कि ये किसका है लोक सेवा? तो देखिए प्रवर्तक इसके डेन हार्ट है। कौन सा? डेन हार्ट, समझ गए। प्रवर्तक कौन है? डेन हार्ट, ठीक है, नंबर 1। दूसरा आगे बोलो, सरकार की इसमें केंद्रीय भूमिका कौन सा सेवा? इसमें ये नहीं है। रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट एनपीएम को आधार नहीं देता है। कौन सा? आधार नहीं देता, समझ गए। डायरेक्ट आधार नहीं देता, कहने का मतलब आधार तो देता है लेकिन डायरेक्ट आधार नहीं देता। लोक चयन विचारधारा तो डायरेक्ट देती है और यह आधार। अब बोलो सरकार की केंद्रीय भूमिका, सरकार की क्या होगी? केंद्रीय भूमिका होगी। इसमें एक केंद्रीय भूमिका क्या होगी? सेवा। सरकार का संचालन व्यवसाय की भांति न होकर लोकतंत्र की तरह होना चाहिए। ये बातें न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में नहीं है भाई। लोकतंत्र को आप इतना भी महत्व नहीं दे रहे, क्योंकि वहां पर लोकतंत्र को हावी भी नहीं होने दे रहे ना। जैसे मोदी जी ने लोकतंत्र को हावी भी तो नहीं होने दिया। जनता क्या चाहती है? इनको तो बिल्कुल खुला छोड़ो तुम। भाई आपने टेलरिज्म क्यों कहा उसको? भाई टेलरिज्म मानव को तो महत्व देता ही नहीं ना। तो ये लोक सेवा वाला थोड़ा सा उससे मतलब डिफरेंस है। कुछ चीजें हैं लेकिन पूर्णतः उस पर लागू नहीं है। आगे समझ में आ गई क्या बात? समझ में आ रही है? अब आई, अब आओ। बोलिए प्रवर्तक कौन हो गया? मतलब ऑर्गेनाइजर कौन हो गया? डेन हार्ट। ये कंसेप्ट इसका नहीं है। केंद्रीय भूमिका क्या है? सेवा, सरकार का संचालन। जबकि एनपीएम सरकार का संचालन व्यवसाय की भांति कर रहा है। कि क्या व्यवसाय की भांति क्या कर रहा है? वो कहता है लाभ होना चाहिए, प्रॉफिट। मतलब हमें कौन सा आउटपुट पर बल देना है, हमें तो खर्चे पर नहीं लाभ पर बल देना है। समझ गए क्या मेरी बात? खर्चा कम और लाभ ज्यादा, समझ गए। यहां पर लोकतंत्र की तरह होना चाहिए। और ऐसी ही बात हमारे पब्लिक एड में कौन कहता है? बराबर बताओ बताओ। निग्रो, निग्रो, निग्रो क्या कर रहा है? प्रशासन की परिभाषा कि लोगों की सेवा करना ही प्रशासन है। लोगों की सेवा करना ही क्या है? प्रशासन। हो गया। अगला देखिए, आलोचनात्मक चयन उपागम, क्रिटिकल चॉइस अप्रोच। बोलो के संबंध में विचारधारा किसकी है? हैबरमास की, जुर्गेन हैबरमास। हैबरमास की करती है नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट और नौकरशाही हित, जनहित में सामंजस्य और लोकोन्मुख नौकरशाही का संचालन। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 बोलो प्लीज। मैं आपको एक वायदा किया आपसे कि मतलब तुम घर पे जाकर इसके नोट्स अगर सही ढंग से सेट कर लो तो तुम्हें कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सब कुछ है इसमें, इनके क्वेश्चनों में सब कुछ है। आ गया? बोलो। तो मैंने क्या बोला? ये आलोचनात्मक चयन क्या करा है? तो ये ऑर्गेनाइटर जो हो गया, इसका आइडियोलॉजी किसने दी है? तो जुर्गेन हैबरमास ने दी है। बिल्कुल। हैबरमास की करती भी क्या है? नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट। कौन सा? नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट। नौकरशाही हित, जनहित में सामंजस्य होना चाहिए। नौकरशाही हित। अब जैसे पहले वाली नौकरशाही क्या है? नौकरशाही का वो रॉबर्ट मटर ने क्या कहा है? रॉबर्ट मटर ने यही तो कहा है कि उद्देश्यों का खिसकना, उद्देश्यों का खिसकना। नौकरशाही जिस उद्देश्य के लिए बनी थी उस उद्देश्य को लास्ट में लागू करते ही क्या होती है? उद्देश्य को ही भूल जाती है। तो इसका उद्देश्य तो जनता का क्या करना था?
सेवा करना, लेकिन ये नियमों में इतना उलझ जाती है कि जनता की सेवा तो भूल जाती है, नियम पहले आ जाते हैं। इसीलिए तो रेड टेपिज्म कहा इसको। और रेड टेपिज्म में कौन डेवलप हो जाएंगे? जो गलत लोग डेवलप हो जाएंगे, तो करप्शन हो गया। आगे आगे समझ में मेरी बात क्लियर होगी। वही बात तो करा कि जनहित से को भूल जाती है। और चौथी बात है लोकोन्मुख नौकरशाही। लोकोन्मुख मतलब जनता के अकॉर्डिंग या जनता के कल्याण से रिलेटेड। ये लो आगे है, लोकचयन विचारधारा का संबंध है। बोलो लोकचयन। वैसे हमने बोला नहीं है फाउंडर कौन है, समझ गए। वैसे तो विंसेंट ओस्ट्रम है, समझ गए, लेकिन सबका ही जुड़ा हुआ, डंकन ब्लेक भी जुड़ा हुआ है, एंथनी डाउन्स भी जुड़ा हुआ है, और आपका कौन सा विंसेंट ओस्ट्रम भी जुड़ा हुआ है। कौन सा? विंसेंट ओस्ट्रम। आ गया क्या समझ में? तो ये तीनों थ्योरी हो गई। और लोकचयन तुम्हारे को अलग से दे रखा है, तो उसको पढ़ना भी है। अब आइए, अब आगे आगे आप आगे। ओस्ट्रम के अनुसार जैन चयन में कार्य का प्रारंभ वैचारिक व्यक्तिवाद से होता है। वैचारिक व्यक्तिवाद से होता है। किससे होता है? बोलो। वैचारिक। जैन चयन में कार्य किससे होता है? वैचारिक व्यक्तिवाद से होता है। किससे? वैचारिक व्यक्तिवाद से होता है। ओस्ट्रम ने व्यक्ति के संबंध में क्या मान्यता बताई है? वैचारिक मान्यता बात समझ तो गए क्या? मतलब विचार है ना, उसको महत्व दिया जाता है। व्यक्ति के विचारों को महत्व दिया जाता है। समझ गए क्या? व्यक्ति के विचार। ठीक है। अब ये कह रहा है कि पहला इसमें क्या क्या पॉइंट है? पहला, व्यक्ति के विचार में 4 पॉइंट है। एक तो है स्वहित। अब देखो ध्यान दीजिएगा, यहां पे उसने ऐसे नहीं बोला सेल्फ, स्वार्थ नहीं बोला है। स्वार्थ को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? सेल्फिश। हाँ, नोट सेल्फिश, सेल्फ इंटरेस्ट, रुचि, हित। एक तो होता स्वार्थ, एक होता हित। समझ गए? दूसरा तार्किकता। पहली बात तो वो देखता है स्वहित, कि कोई भी व्यक्ति काम करेगा तो अपना हित भी देखेगा, स्वार्थ नहीं। स्वार्थ में तो वो पूरा का पूरा दूसरों को देखता ही नहीं ना। सेल्फिश, तो सेल्फिश आप किसको बोलोगे? मेरे को बताओ। मैं सेल्फिश हो गया तो आपके साथ धोखा तो करूंगा ही करूंगा। सेल्फिश शब्द हो गया तो धोखा करूंगा। सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब है कि मैंने आपको कहा कि देखो मेरे पास भी इतने स्टूडेंट हैं, तो मेरा भी खर्चा निकलना चाहिए। ऐसा काम मैं नहीं करूंगा कि भाई मैं तो डूब जाऊं तुम्हारे को तिरा दूं। ये सेल्फ इंटरेस्ट हुआ ना। सेल्फिश में तो क्या हो गया, तुम्हारे को धोखा देना ही देना है, इसमें मेरा ही फायदा होना चाहिए। तुम्हारा दोस्त है धोखेबाज और सेल्फ इंटरेस्ट, इसमें दो अंतर है। धोखेबाज का तो मतलब है वो सिर्फ आपको यूज कर रहा है, और सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब कोई भी व्यक्ति है ना, बिना स्वार्थ के तो काम कर ही नहीं सकता ना। मां बाप भी अपने बच्चों को पालता है तो स्वार्थ के लिए पालता है ना, कि बुढ़ापे में मेरे काम आएगा। पति पत्नी का रिश्ता होता है, क्या होता है? इंटरेस्ट तो रहेगा ही दोनों का। अब दोनों का इंटरेस्ट जिस समय होता तभी तो तलाक होती है। सेल्फ इंटरेस्ट है ना, जिस उद्देश्य के लिए वो रिश्ता बना है वो उद्देश्य पूरा नहीं होता तो तलाक होगी। सेल्फलेस और इंटरेस्ट में फर्क है, यह बात आपको बिल्कुल स्पष्ट बता दूं। तो यहां पर यह कह रहा है कि भाई पूर्णतः स्वार्थी नहीं हो, वो इंटरेस्ट उसका भी हो। तो एक गवर्नमेंट नौकरी करने वाला ऐसा नहीं कि भाई वो लोगों की सेवा ही सेवा करता रहेगा, खुद पिटता ही रहेगा। तभी तो अभी अपने चीफ सेक्रेटरी बने कौन से, सुधांशु पंत, उन्होंने पहले दिन ज्वाइन किया। तो ज्वाइन किया तो अपने अधिकारियों को क्या लैंग्वेज थी कि देखो काम बढ़िया करना, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे को पूछो, और सुबह पहले थोड़ा योगा भी करो, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान में रखो। समझ गए क्या मेरी बात? स्वस्थ भी रहो। तो बोला ना, ऐसा थोड़ी बोला तुम मर जाओ चाहे मेरे को तो काम करके दो। आगे क्या समझ में भाई? अब जैसे जापान है, जापान में उनको कहा कि तुम है ना बहुत काम करते हो, तो जापान सरकार ने कहा कि तुम 2 महीने घूम के आओ, छुट्टी है तुम्हारी। समझे क्या? सेल्फलेस, सेल्फ तो क्या हो गया, मेरे प्रोडक्शन हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? ये
आ गया। ये शब्दों को बड़ा ध्यान रखना है, समझ गए। दूसरा नंबर है वो तार्किकता होनी चाहिए उसमें। तीसरा नंबर लाभ को मैक्सिमनाइज करे, भाई प्रॉफिट क्या हो मैक्सिमम, और अनिश्चितता क्या हो न्यूनतीकरण। ये चार बातें उसमें होनी चाहिए संगठन में। व्यक्तिगत ये है। अब सुन लो, मैं मेरे ऊपर बात कर रहा हूं, वो समझिएगा। मेरा जो कर्मचारी अगर लोक हितवाद के अकॉर्डिंग काम करे कर्मचारी, तो पहली बात तो खुद का तो इंटरेस्ट तो थोड़ा होगा ही होगा कि गुरुजी मेरी भी तो कोई खर्चा नहीं चलता, मेरे को भी 20-30 हजार रुपये तो दो, आप मेरी बात समझे, वो तो हैगी होगी बात। बाद में वो सोचता है तार्किकता, सब चीज तार्किकता, यहाँ पे काम कर रहा है तो बच्चों के साथ सही ढंग से बात करे, सही ढंग से काम करे, जो डिसीजन संगठन के हितों के अनुकूल हो वो ले, उसको क्या बोलेंगे रेशनल, नुकसान नहीं करे यहाँ पे। तीसरा नंबर कौन सा लाभ, वो देखता है कि ये लाभ कमाएगा तो मैं कमाऊंगा, यही लाभ नहीं कमाएगा तो मैं कहां से कमाऊंगा, तो मैक्सिमम करे उसको। चौथे नंबर कौन सा, यहाँ की अनिश्चितता क्या करे, न्यून, क्योंकि अनिश्चित तब वो करेगा तो ये संगठन अनिश्चित होगा तो उसका भविष्य भी क्या हो जाएगा अनिश्चित, तो वही तो चीज है। अब तो समझ गए होंगे। आगे गया चारों शब्द, ये टोटल आपकी बात है, चारों पर दिया है, 1 2 3 4, इसमें सब आ गया है, सब कुछ आ गया, सब कुछ। अगला, लोकचयन सिद्धांत के मॉडल में सही नहीं है, बोलो सही नहीं है। अब एक मिनट सुन लो, एक मिनट। स्व अभिप्रेरित नौकरशाही, स्व अभिप्रेरित नौकरशाही कौन सा बोल दिया, सेल्फ मोटिवेटेड ब्यूरोक्रेसी हो गया। बजट उच्चतमीकरण प्रतिमान, समझ गए, और अधिकारीकरण प्रतिमान, और सविहितपोषी, सविहितपोषी, समझ गए। तो इसका चौथा नहीं आएगा, सेल्फ इंटरेस्टेड इन्वेस्टिगेटिव ब्यूरोक्रेसी, सविहितपोषी, मतलब केवल इस खुद का पोषण करने वाली, ये नहीं। कौन सा अधिकारीकरण प्रतिमान, क्या ये बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही है। ये लो डी आएगा, ये आएगा। अब सुनिएगा बात को एक बार 2 मिनट के लिए। स्व अभिप्रेरित नौकरशाही, मैंने इसके लिए पेपर में भी आपको ना जो क्वेश्चन पेपर दिया है वो इस टाइप से दिया है कि पहले आपको आधुनिक वाले क्वेश्चन ज्यादा दिए हैं, बाकी तो अपन ट्रेडिशनल अर्थ प्रकृति क्षेत्र वो तो लगभग अपन करते ही आ रहे हैं। तो देखिए, स्व अभिप्रेरित नौकरशाही, नव उपयोगितावाद, कौन सा, पीटर इवांस का है। नव उपयोगितावाद कौन सा, कि वो कोई उसको प्रेरित नहीं करे, अपने आप ही क्या हो, अभिप्रेरित हो। जन अधिकतम लोगों का अधिकतम हित। नव उपयोगितावाद क्या है, उपयोगितावाद तो हो गया अधिकतम लोगों का अधिकतम हित, और नव उपयोगितावाद थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स की। जॉन रॉल्स ने उपयोगितावाद को कहा कि तू कह रहा है कि भाई अधिकतम लोगों का अधिकतम हित होना चाहिए, तो तेरे पास ये 4 स्टूडेंट है, मान लो 5 स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट है, कितने भी है, इन स्टूडेंट में फेल कौन सा होगा, ये कैसे कर सकता हो, सबका हित होना चाहिए, अधिकतम का नहीं, अधिकतम का नहीं, ऐसा काम करो जिसमें मैक्सिमम का हो। मैक्सिमम मतलब अधिकतम नहीं, मैक्सिमम नहीं, कोई भी अछूता न रहे। पिछली सीट वाला भी थ्योरी ऑफ कौन सा जस्टिस, जोड़ दिया उसमें, ये जोड़ने से ही नव हो गया, ये जॉन रॉल्स ने इसमें जोड़ दिया। आ गया क्या समझ में। अब जैसे अब उदारी वैश्वीकरण को आप आज के परिप्रेक्ष्य में क्या कहते हो, बताओ जरा, वैश्वीकरण को, ग्लोबलाइजेशन का नया नाम क्या है, है? नव पूंजीवाद, नव उदारवाद। अरे पूंजीवाद अमेरिका का नहीं था क्या, उदारवाद और पूंजीवाद किसका था, अमेरिका का कैपिटलिज्म था ना।
जिसके पास पूंजी है उसी की सत्ता है, यही तो था। अरे नव पूंजीवाद वही तो था, जिसके पास पूंजी है उसी की क्या है, सत्ता। समझ गए? अब आ गया जिसके पास ज्ञान है उसी की सत्ता है। नॉलेज ही पावर है। तो नॉलेज सुंदर पिचाई के पास भी हो सकती है, तो अमेरिका की कंपनी को डील कर रहा है। पहले क्या था, पैसे वाला। पैसे वाला के हिसाब से तो कभी जिंदगी में अमेरिका किसी को टिकने नहीं देगा। तो उसने सुधार किया ना, उसमें क्यों किया? क्योंकि उसको मार्क्सिज्म को मिक्स कर दिया इन्होंने। भाई पूंजीवाद का विरोध किसने किया था? कम्युनिस्टों ने। तो कम्युनिस्ट प्लस दोनों क्या कर दिया, मिक्स की, कर्मचारी का हित। भाई हम थोड़ी छोटे देशों ने उसका विरोध किया कि तुम तो हमारे ऊपर राज कर रहे हो। वो कहता है मैं कहा राज कर रहा हूं, जो योग्य होगा वो राज करेगा, चाहे मैं हो चाहे कौन सा। तो अमेरिका के हमारे भारतीय 15.5 लाख लोग चले गए। तो बराक ओबामा ने क्या बोला था? अमेरिकन को कहा कि रे जाग जाओ, नींद से जागो नहीं है, सारे भारतीय लूट ले जाएंगे इस अमेरिका को। ये मेहनती हैं सारे। वही हुआ। आप सोच रहे हो मोदी जी का प्रभाव? मोदी जी का थोड़ी किया, हमें मौका मिल गया, नॉलेज तो था ही हमारे पास। उन्होंने खोला छोड़ रखा। वैश्वीकरण की कंसेप्ट ही यही है। गूगल का सीईओ कौन? सुंदर पिचाई। इसका माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन? सत्तर नडेला। एआई को डेवलप किसने किया? सत्तर नडेला ने। मतलब डेवलप करने वाला कंपनी में कौन है? सत्तर नडेला। अब सारी कंपनियों के, लगभग बड़ी कंपनियों के सीईओ कौन है? भारतीय। तो वही तो है। अब तुम जो सोच रहे थे ना कि पेपर हार्ड का, और वो लड़के कहते हैं हार्ड कुछ नहीं होता, समझ में नहीं आता। पब्लिक एड का इनमें जानता हूं सबको, दम नहीं है। मतलब क्या है कि वो लाइन टू लाइन वैसे वैसे लिख देते हैं, उसका अर्थ तो सही नहीं पता। तो ये ये आया, इसमें ये मिक्स हुआ है। अब जैसे पूंजीवाद है ना, अब वैश्वीकरण है ना। अब नया वैश्वीकरण ये है, क्योंकि वैश्वीकरण का पूंजीवाद का विरोध करने वाला कौन था? मार्क्सिज्म था। भाई कौन सा? कम्युनिस्ट थे ना। कम्युनिस्ट करे थे तुम तो छोटे लोगों को क्या कर रहे हो? परेशान कर रहे हो, चाहे छोटा देश हो चाहे कुछ भी हो, उसको परेशान करो। तो अब उन्होंने मिक्स कर दिया दोनों को कि हम तो नहीं कर रहे, जो योग्य होगा वो आएगा। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बनेगा, योग्य है तो बनेगा। अपनी तरह थोड़ी है वो। अपन तो वैश्वीकरण का खाली बहाना बना रहे हैं, हम तो कट्टरिज्म ला रहे हैं। हमारा भारत तो कट्टरवाद है। ये तो कह रहा बाहर वाले को खाना ही नहीं खाने देंगे, गोमांस ही नहीं खाने देंगे। ये तो खाने पे प्रतिबंध लगा रहे हैं। तभी तो साफ साफ बोला ना साउथ वाले कि भाई हमारे तो होगा नहीं, समझे? हमारा तो खाना ही डिसाइड कर दिया। दुबई ने क्या किया? आज पेपर में क्या है? दुबई में क्या हुआ? राम मंदिर बन रहा है। वहां के शेख है ना, उसने नव पूंजीवाद को अपना लिया कि भाई जो मेरे लिए चाहे गणेश जी का मंदिर बनाओ चाहे राम मंदिर बनाओ, मेरे तो पैसा आना चाहिए। नहीं समझे क्या? वो शेख। और दुनिया में आप मॉडल ही सीखो तो सबसे बड़ा मॉडल कौन है? यूएई। यूएई संयुक्त अरब अमीरात है। तो दुनिया इस समय सबसे बड़ी तेज गति से कौन बढ़ रहा है? वही बढ़ रहा है, क्योंकि वो कौन हो गया? नव उदारवादी हो गया। उसने सारी चीजों को छोड़ दिया, कट्टरवाद को। कोई जाओ कोई आओ, तुम आज फ्लैट कट रहे वहां पे, तो फ्लैट वहां पे ले लो चाहे अपने। नहीं समझे? पैसा चाहिए आपके पास। आगे समझ में मेरी बात क्लियर है? तो इसको समझो चीज को। हम कई बार क्या होता है, भारत जो, वैसे नहीं बोल रहा मैं, कोई बुराई नहीं करा, लेकिन भारत की जो कट्टरवादिता है ना, वो चीज नहीं है। दो ही चीज चलेगी, या तो पूर्ण तक कट्टर हो जाओ, और या पूर्ण तक क्या हो जाओ? वैसे हो जाओ। दोनों मिक्स नहीं हो सकता। ये आगे। अब आया बजट का उच्चतमीकरण। यह करे बजट मैक्सिमेशन मॉडल, मैक्सिमाइज, विलियम निष्कानिन। मतलब बजट को क्या करो? मैक्सिमाइज करो। बजट से मतलब यहां पे बढ़ाना, खर्चा बढ़ाना नहीं है कि भाई आपका अपन बोलते हैं ना जीडीपी वगैरह बढ़ती रहे, ये, और प्रॉफिट्स बढ़ता रहे। और ये अधिकारीकरण प्रतिवाद क्या है? एम्पावरमेंट मॉडल, एम्पावरमेंट है ये अपन अधिकारीकरण को वैसे नहीं बोलेंगे कि कौन सा ब्यूरोक्रेसी वाला अधिकारीकरण, ये कौन सा? एम्पावरमेंट। कौन सा? एम्पावरमेंट है।
समझ गए? उनकी पावरमेंट, एम्पावरमेंट, अभिवृद्धि बोलते हैं इसको, अभिवृद्धि, कि मतलब चीजें क्या होनी चाहिए, अभिवृद्धि मॉडल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अभिवृद्धि क्या है? जैसे उसमें पढ़ते हो थ्योरी में, जरा बताओ, पब्लिक चॉइस थ्योरी में, सॉरी पब्लिक पॉलिसी में पढ़ते हो ना, इंक्रीमेंटल मॉडल, कि भाई पिछली बार है तो उससे थोड़ा सा सुधार करके अगला सुधार होना चाहिए, पिछले में और थोड़ा सुधार किया और सुधार किया, उसको बोलते हैं। आ गया? तो ये सब चीजें। सेंटर फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी पर एक शिक्षक विभाग है, शैक्षिक विभाग है, इसका संबंध है। बोलो। अबे सारे तुम सिलेबस तो समझ गए होंगे, सिलेबस के बाहर नहीं जा रहा मैं। क्या लिखा मैंने लास्ट वाला? मॉडर्निटी, मॉडर्नाइजेशन। बाद में हमने क्या लिखा कि आजादी के बाद क्या हो रहा है, ये सब चीजें क्या हो रही है, सब चीजें वर्तमान तक आ रहे हैं ना अपने। वर्जीनिया विश्वविद्यालय, वर्जीनिया विश्वविद्यालय का एक शैक्षिक विभाग है, हो गया सेंटर फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी। अगर ये पब्लिक एड, आपको वैसे बता रहा हूं, ध्यान से थोड़ा सा समझे, 2 मिनट बीच में लूंगा। अगर स्टूडेंट ना सही ढंग से पढ़े ना, तो इस जैसा सब्जेक्ट ही नहीं है कोई, मतलब सब्जेक्ट ही नहीं है। मेरा तो मैं तो सौभाग्य मानता हूं कि मैंने कोई सब्जेक्ट वास्तव में पढ़ने का मौका मिला, इसके बराबर सब्जेक्ट नहीं है। ये अपन जो, तुम राजनीति में कुछ पक्षपाती हो और कुछ नहीं, तुम्हें सब पता चल जाएगा कहां पर क्या घालमेल हो रही है। पब्लिक एड ही है सब्जेक्ट में, साफ है दुनिया। अब वही हुआ ना जो जो बराक ओबामा बोला, वही हुआ ना। आज सबसे ज्यादा नागरिक कहां के हो गए? भारत के हो गए। वहां पे इकोनॉमी पे कब्जा कर लिया, चुनाव ही वहां पर अपनी तरह होने लग गए कि भाई किसको दो, भारतीयों को पॉजिटिव रखो, नहीं तो ये गड़बड़ कर देंगे। देखिए, तो ये टोटल आपकी बात है। अगला देखिए, कहां पर आ गया? 17वां क्या था? यही है ना, अमेरिकी लोक प्रशासन के वर्तमान और भविष्यगत विकास तथा लोक प्रशासन की वैध भूमिका संबंधित है। बताइए, अमेरिकी लोक प्रशासन के वर्तमान और भविष्यगत विकास, कौन सा भविष्यगत, तथा लोक प्रशासन की वैध भूमिका कि क्या होगा, वो सब बना था ना, एनपीएम वगैरह सब बने थे, तो वो उसमें कौन क्या है उससे संबंधित? ब्लैक बॉक्स घोषणा पत्र, ये तैयार हुआ था वहां पे, इस पे रिजल्ट निकला है सारा, ब्लैक बॉक्स घोषणा पत्र। मतलब उन्होंने एक सम्मेलन बुलाया, सम्मेलन वही वर्जीनिया यूनिवर्सिटी वाला, और वो सारा का सारा लोगों को बुलाया, समझ गए? वहां पर डिस्कशन हुआ, किस पर? जैसे आपके यूनिवर्सिटी में सेमिनार नहीं होती क्या, सेमिनार किस पर? अमेरिकी लोक प्रशासन के वर्तमान और भविष्य का विकास। ये पब्लिक एड को आप पूरा का पूरा अमेरिका से लीजिए। शुरू में भी वुडरो विल्सन ने अपना जो स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेख लिखा, और इस पे तो लिखा कि अमेरिका की स्थिति तो ये है और अमेरिका का भविष्य ये है। तब हमारा राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन हुआ, हो गया। बाद में उसका सपोर्ट किसने किया? गुडनाउ ने। किसने किया? गुडनाउ ने। तो गुडनाउ ने उसको अमेरिका में पॉपुलर किया। बोलो, आगे चले, धीरे धीरे चलते गए तो बाद में हमारे सामने प्रॉब्लम आई, कौन सा? कि बाद में देखो 1960 के दशक में क्या हुआ? वियतनाम युद्ध हुआ। अमेरिका और वियतनाम का क्या हुआ था? युद्ध हुआ। तब वो वापस अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन वापस संकट में आ गया। तब आपका फिलाडेल्फिया सम्मेलन जैसी चार्ल्सवर्थ रिपोर्ट, मिनोब्रुक सम्मेलन, उसमें यही तय हुआ कि अब आपको अमेरिका का प्रशासन इस टाइप से चलाना चाहिए। और मिनोब्रुक में यह तय हुआ कि अगर तुम चेंजेस नहीं करोगे ना समय के अनुसार, तो तुम्हारी स्थिति खराब हो जाएगी, क्योंकि अब समय इस तेज गति से बढ़ रहा है कि इसमें समय समय पर आपको चेंजेबल करना पड़ेगा। तब मिनोब्रुक का उन्होंने कहा कि 20-20 साल से मिनोब्रुक बुलाया जाएगा। ठीक है, तो 20 साल से मिनोब्रुक हुआ। 1900 कौन सा 88 78 से 88 हो गया। हाँ, मतलब 68 से 60, हाँ 68 से 88, 20 वर्ष में हो गया ना फेडरिक्सन की। अब वो 68 का एक तो कौन सा आ गया? मिनोब्रुक की रिपोर्ट आ गई। फिर दुनिया चेंज हो गई। क्या हुआ? नंबर 1 इधर ये समाजवाद क्या हो गया? खत्म हो गया।
रूस का विघटन हो गया, जर्मनी का एकीकरण हो गया, सारी दुनिया का सिनेरियो क्या हो गया, चेंज हो गया। तब इन्होंने एक सेमिनार बुलाई और वो इधर कौन सी अलगोर की रिपोर्ट आ गई, सबकी सेमिनार, उस पर डिस्कशन करके लास्ट घोषणा पत्र तैयार किया गया, जिसका नाम था, वो ब्लैक बॉक्स में हुआ इसलिए उसका नाम क्या रख दिया, ब्लैक बॉक्स घोषणा। ये आपकी स्टोरी वहां से शुरू होती है। हाँ हाँ, आ गया अगली बात। अब आया लोक प्रशासन पर पुनर्खोज। कौन सा पुनर्खोज? यह है रिफंडिंग। कौन सा री इन्वेंटिंग? देखिए ठीक है, नहीं ये सही बता रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन है? 18वां? ना 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 ना, ये वही है, रिफाउंडिंग है ये। रिफाउंडिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक से सविस्तार व्याख्या की गई है। किसकी? हाँ बोलो। ये वो नहीं है, री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट नहीं है। हाँ ये नहीं है, साफ साफ लिखा है ना, रिफाउंडिंग। रिफाउंडिंग है, समझ गए? क्या दिख रखा है? डिस्कवरी भी बोल सकते हैं, तो पुनर्खोज भी डिस्कवरी बोल दिया उसने। वो अपने मेरे ओरिजिनल वाला ला पेपर। पुस्तक से विस्तार से व्याख्या की गई है। बोलो बोलिए। 19 की बात है ये भी ब्लैक बॉक्स घोषणा पत्र है। बात समझे कि नहीं समझे तुम? उसका डिस्कशन हुआ और बाद में इस किताब में वो डिटेल से आया। मतलब पहले सम्मेलन हुआ, सम्मेलन होकर के वो घोषणा पत्र बन गया, बाद में इस किताब में वो डिटेल से आया है, ये बोल रहा है। आ गया? तो ये कॉन्सेप्ट है आपका। ब्लैक बॉक्स घोषणा पत्र के संबंध में सही नहीं है, तभी मैंने आपको एक वर्ड बोला। हाँ सही है, सही है। अब सुनो, तभी मैंने एक शब्द बोला आपको कि तुम लोग घर पे जाकर के इसके जो नोट्स बनाना, तो तुम्हारे को बहुत फायदा होगा। अपन क्वेश्चन तो क्रम से दिए हैं। फाउंडिंग है वो, ये है रिफाउंडिंग, वही है। इसने दो ओ लगा दिए, मैंने यू लिखा है, रिफाउंडिंग। भाई वो मेरा लिखने का तरीका है ना, वो यू है, ऐसे ऐसे रिफाउंडिंग है, रिफाउंडिंग, समझ गए? वो वही है, वही चीज है रिफाउंडिंग। वो मेरा लिखने का उस टाइप से है, यू आएगा। आगे तो ये देखिएगा, आगे वाला क्या करा है कि घोषणा पत्र के परिप्रेक्ष्य में क्या सही नहीं है। ब्लैक बॉक्स के लिए लोक प्रशासन के वर्तमान और भविष्य के विकास के ऊपर चर्चा हुई। लोक प्रशासन की वेद भूमिका को पुनर्विकसित किया गया। लोक प्रशासन के विकास के मानकीय सिद्धांत, नॉर्मेटिव, मानकीय मतलब स्टैंडर्ड जो भी है, नव संस्थावादी दृष्टिकोण, सहभागिता पर क्या दिया है, बल। तो 1 2 3 4 चारों आ गए। अब मैं आपको एक बात कहूं, देखो, अगर पिछले क्वेश्चन को इसको उठा के देखो ना, तो वर्जीनिया विश्वविद्यालय से शुरू हो जाओ। वो आयोजन सम्मेलन वो CAPM ने करवाया, आयोजन करवाया, वो वर्जीनिया विश्वविद्यालय वाले थे। बाद में ये सम्मेलन करवा करके ब्लैक बॉक्स घोषणा पत्र आया, बाद में उस किताब में उसको प्रकाशित किया गया, और उसके बाद ये चीज उसमें आई। अब ओवरऑल बोलो तो ब्लैक बॉक्स घोषणा पत्र हो गया। 4 क्वेश्चन है, नोट्स हो गया ना। आगे अगला है क्वेश्चन, देखिए, तृतीय मिनोब्रुक सम्मेलन के संबंध में सही नहीं है। तीसरा मिनोब्रुक सम्मेलन, आगे आइए। सम्मेलन का विषय था मिनोब्रुक, तो आप समझ गए भाई। मिनोब्रुक आपका, इतनी सी बात समझनी है, 2 मिनट के लिए अपन वापस एक बार करेंगे। सेकंड एरा था पब्लिक एड का, उसमें लोक प्रशासन के सिद्धांत डेवलप हो गए, मतलब थ्योरीज डेवलप हो गए, विचार डेवलप हो गए, तब उसको स्वर्ण काल कहा गया। बाद में थर्ड एरा में हर्बर्ट साइमन वगैरह ने उनको चुनौती दी कि सब कोई सिद्धांत स्थायी नहीं है, चुनौती दी, स्थायी दी, तो बाद में मतलब सिद्धांतों पर इन्होंने मतलब स्थायी बना दिया, ठीक है। बाद में संकट काल आ गया, संकट काल में पुनर्खोज हुई है जो वापस, समझ गए?
तो अब इन्होंने कहा, तो अपने थ्योरी के हिसाब से बोले तो हर्बर्ट साइमन वगैरह व्यवहारवाद लेके आए। क्या लेके आए? व्यवहारवाद। व्यवहारवाद लेके आए तो उनकी भी आलोचना हुई। यजकल ड्रोर वगैरह ने आलोचना करी कि सब व्यवहार कभी भी स्थायी नहीं होता, व्यवहार आपका कभी भी स्थायी नहीं होता, तो व्यवहार को हमें फीडबैक के माध्यम से व्यवस्थित बनाना है। समझ गए? तो कौन सा आ गया? सिस्टम थ्योरी, व्यवस्थावादी विचारधारा। अब उधर तो सिस्टम थ्योरी आ रही है ना, उसी सिस्टम थ्योरी क्या है? वही है मिनोब्रुक फर्स्ट, विचारों का अध्ययन हुआ। 20 साल बाद में मिनोब्रुक सेकंड, फिर विचार बदल गए तो वापस चेंज हुआ। 20 साल बाद में फिर विचार बदल गए तो वापस चेंज। तो वो इसीलिए तो सिस्टम थ्योरी चल रही है, फीडबैक मांग रहे। अब हम क्या है, दोनों चीजों को अलग कर देते हैं कि तो है वो। अरे भाई हमारे विचार है ना, हमारे वो एक नहीं हो सकते। सिस्टम थ्योरी है क्या? सिस्टम कुछ भी नहीं है। सिस्टम थ्योरी तो है आपके व्यवहार को व्यवस्थित करना फीडबैक के माध्यम से। अब इसलिए क्या करना चाहिए हमें? हमें ऐसे करना चाहिए, 20-20 साल से एक सम्मेलन बुलाएंगे तो 20 साल में मतलब विचारों को देखेंगे, सुनेंगे और नई चीजों को वापस क्या कर देंगे? चेंजेस कर देंगे। भाई पुरानी चीजों को चेंजेस करते रहेंगे जिससे स्थायित्व नहीं होगा। इसलिए तो पब्लिक एड को क्या कहा कि लोक प्रशासन गतिशील सब्जेक्ट है। कौन सा गतिशील? ये कभी भी डायनामिक है, ये कभी भी स्थायी नहीं रहता, और हमारा व्यवहार भी कभी भी स्थायी नहीं रहता। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोलो, बताओ। आज के संदर्भ में अपने अपने माँ बाप के पास रहते हैं, खूब मानते हैं उसको। 2 साल के लिए 3 साल के लिए आप बाहर चले गए, आजकल नई नई पीढ़ी चलेगी बाहर, मिलते ही नहीं है, धीरे धीरे रिश्ते कमजोर होते जाएंगे। खूब प्यार था, अब भाइयों में प्यार नहीं है, माँ बाप में प्यार नहीं। क्यों नहीं है? उसकी दुनिया अलग होगी, कारण फीडबैक नहीं है। इसके लिए बड़े बुजुर्गों ने क्या काम किया कि जो कुछ भी हो जाए, तुम्हें 6 महीने से या 5 महीने से सब भाई बहन एक साथ मिल करके 2-4 दिन डिनर करो, घूमो फिरो, तो ऑटोमेटिक बने रहेंगे। आगे क्या समझ में मेरी बात क्लियर है? वही तो है, ये तो होगा ही होगा। हमारे पुराने दोस्त थे, सुनो, गांव के जो स्टार्ट में, तो उनके लोग कहते थे साहब अपन साथ ही रहेंगे और ये होगा और वो होगा और वो होगा। अब धीरे धीरे वो बदल गए तो उनके वो नंबर ही डिलीट हो गए। आगे आगे बोलो, क्लियर है क्या? तृतीय मिनोब्रुक सम्मेलन देखो, विश्व में लोक प्रशासन, लोक प्रबंधन और लोक सेवा का भविष्य क्या है। ठीक है, ये तो इसका वो था। ठीक है, अगली बात है, यह सम्मेलन 2 चरणों में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में जुड़े कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से संबंधित थे। इस सम्मेलन से जुड़े प्रोफेसर रोजमेरी और लियरी, डेविड वेन स्लाइक और सुनी किम थे। और बताओ, बोलो। बिल्कुल सी, बिल्कुल सी। इसमें वही वर्जीनिया विश्वविद्यालय के, सिराकुर्ज, सिराकुर्ज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। कौन से? सिराकुर्ज। ये लो, ये हो गया, आ गया, ये टोटल आपकी बात आ गई। अब आ गया ये। अब देखिए, अब पहला आपका हो गया, सुन लो, 2008 में कौन सा आ गया? तृतीय सम्मेलन आ गया, मेथड आ गया। अब इसकी देखो विषय भी आ गया है, इसमें सिराकुज विश्वविद्यालय भी आ गया है, फाउंडर भी आ गया, सब आ गया ना। अब दूसरा क्वेश्चन अगले वाला इसका जवाब दे रहा है, वो देखिएगा क्या जवाब दे रहा है। किस तक कर देना, 21 तक, है ना। तृतीय पे क्या जवाब दे रहा है, देखिए क्या क्या। अब तृतीय के सम्मेलन पर बल दिया गया, विद्वानों और प्रशासकों के मध्य संबंध होना चाहिए। आज हमारा कंसेप्ट क्या गड़बड़ है? प्रशासन क्यों कमजोर हो रहा है? रिसर्च स्कॉलर और प्रशासक है ना, उनके मध्य संबंध नहीं है। कौन सा? नहीं, ये इसमें पूरा। कौन सा? बिल्कुल उसमें भी है तो इसमें भी है। पहले नंबर 1 बोलो, विद्वानों और कौन सा? विद्वानों और सुन लो, प्रशासकों में संबंध होना चाहिए। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी यही है कि रिसर्च स्कॉलर हो गए, रिसर्च स्कॉलर को अपने देश में कुछ समझा नहीं जाता, और आईएएस ना, वो अपने आप में माहिर, वो मानते नहीं उस चीज को। पहला नंबर यूपीएससी, आरपीएससी, सिलेक्शन बॉडी में भी वापस वही आईएएस निकल जाते हैं, चले जाते हैं, तो वहां पर प्रोफेसर होने चाहिए। आगे क्या, हमारे यहाँ पे तो भाई शिक्षक को तो हमारे देश में कुछ मानते ही नहीं, ये तो कहता खत्म है। तो
आ गया समझ में? तो पहला प्रश्न यही है, और इसीलिए अमेरिका वगैरह तेज है। अमेरिका में रिसर्च स्कॉलर की बहुत ज्यादा इज्जत है, एडमिनिस्ट्रेटर की नहीं है इतनी। आ गया लोकतांत्रिक निष्पादन पर बल। लोकतांत्रिक निष्पादन वही हो गया पब्लिक परफॉर्मेंस, समझ गए? अब इसमें क्या बताओ, उदाहरण बताओ वर्तमान के, जिससे तुम्हारे प्रैक्टिकल इश्यूज सही हो। पब्लिक परफॉर्मेंस होना चाहिए। जैसे अभी होता कमेटी की रिपोर्ट आई, सबकी आई, तो उन्होंने कहा कि भाई प्रमोशन भी होगा ना तो लोकतांत्रिक निष्पादन पर होगा, कि कोई भी कैंडिडेट वहां पे काम किया है तो वहां पे 3 साल का उसका जनता का रिकॉर्ड मांगा जाएगा कि भाई ये प्रशासक कैसा था। आपका प्रोफेसर है, कोई काम किया है यूनिवर्सिटी में, तो बच्चों का परफॉर्मेंस वो फीडबैक भरवाया जाएगा, उसके आधार पर उसका प्रमोशन करो। समझे गया? लोकतांत्रिक निष्पादन बोलते हैं इसको, ठीक है। तीसरी बात है वित्तीय प्रबंधन। कौन सा वित्तीय प्रबंधन? वो तो मैनेजमेंट तो हो गया। चौथी बात कौन सा? वैश्वीकरण और तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य। मतलब वैश्वीकरण और तुलनात्मक का मतलब हर चीज को हमें वैश्वीकरण के साथ अंतर कनेक्ट करना पड़ेगा, कि आज के परिप्रेक्ष्य में हम भाई एआई को भी नहीं छोड़ सकते, अपनी कल्चर को भी नहीं छोड़ सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल नेहरू ने क्या कहा, मॉडर्नाइजेशन विथ कल्चर। मॉडर्नाइजेशन आपके विचारों में होना चाहिए, लेकिन कल्चर आपके साथ में होनी चाहिए। नहीं समझे? एक साथ एक तीर तरफ नहीं होगा। ये कौन सा आ गया? और सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन पर क्या दो बोल, पांचवा है ये लो। ये आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कौन सा है बोलो? एनपीएम हो गया, मिन्नोब्रुक थर्ड हो गया। अब मिन्नोब्रुक थर्ड है ना, 20वें क्वेश्चन में तो मिन्नोब्रुक क्या था? 20वें में तो मिन्नोब्रुक क्या हो गया बोलिए? मिन्नोब्रुक का एक फैक्चुअल रिपोर्ट आ गई, इसमें उसका कंसेप्चुअल रिपोर्ट आ गया।